जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अनिल ट्यूटोरियल क्लासेस में। तो बच्चों, ये जो वीडियो हमारा होने वाला है, ये क्लास 10 के इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 1 जो है, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था और उसके विकास का इतिहास। ठीक है बच्चों, ये क्लास 10 का इकोनॉमिक्स का है। इसका पार्ट 2 ये वीडियो हम लोगों का होने वाला है, क्योंकि पार्ट 1 जो है हम लोगों ने देख लिया है। जो कि पार्ट 1 में हमारा जो हम लोगों ने मुख्य बातें पढ़ी है, उसको मैं हल्का फुल्का आपको बता दूं कि पार्ट 1 में हम लोगों ने अर्थशास्त्र के परिभाषा को देखा है बच्चों। उसके बाद हम लोगों ने आर्थिक क्रिया समझ लिया है। ठीक है बच्चों, उसके बाद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आने वाले जो दो क्रियाएं हैं, वो कौन सी क्रिया है, जैसे कि लोगों की संतुष्टि और रोजगार के अवसर देने वाली क्रिया है, इनके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया। फिर अर्थशास्त्र की कुछ परिभाषाओं को देख लिया, जो अर्थर, लेविस और ब्राउन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है बच्चों, और अर्थव्यवस्था की संरचना बनावट को भी समझ लिया, जिसमें बताया गया कि अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं: प्राथमिक क्षेत्र या कृषि क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। बच्चों, इसको भी ऑलरेडी देख लिया हम लोगों ने। आजादी के पहले और आजादी के बाद किन क्षेत्रों में कितना योगदान हमारे इकोनॉमी पर डाला है, कितना योगदान हमारे अर्थव्यवस्था पर डाला है, ये भी हम लोगों ने देख लिया। अर्थव्यवस्था के प्रकार को भी अच्छी तरह से समझ लिया: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था को मानता है, ये भी हम लोग ऑलरेडी जा चुके हैं बच्चों। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने आर्थिक विकास के बारे में भी देखा है। आर्थिक विकास क्या है, ठीक है, उसका उद्देश्य क्या होता है, और आर्थिक विकास की परिभाषा प्रोफेसर रोस्टोक के अनुसार और मेयर तथा वाल्डविन के अनुसार क्या दी गई है, ये भी हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी देख लिया। उसके अलावा हम लोगों ने और भी कई बातें पढ़ी है, जैसे कि समावेशी विकास, इसको देखा है। सतत विकास, जिसको पोषणीय विकास कहता है, इसको भी बेहतर तरीके से हम लोगों ने पिछले वीडियो में समझा है। आर्थिक नियोजन को समझ लिया, प्लानिंग जिसको कहते हैं, कि किस संसाधनों का यूज किस प्रकार करना है, किस क्षेत्र में करना है, ये आर्थिक नियोजन को भी देखा। और आर्थिक नियोजन बनाने वाली संस्था जिसका नाम है योजना आयोग, इसको भी देखा, जो 5 वर्षों के लिए पंचवर्षीय योजना बनाती है, और इसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा कि योजना आयोग का गठन जो है 5 मार्च 1950 को हुआ था, लेकिन 7 अगस्त 1914 को इसको भंग कर दिया गया, और उसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ बच्चों। और नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। जो वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, वही नीति आयोग के अध्यक्ष है बच्चों। उसके बाद हम लोगों ने मनमोहन सिंह के कार्यकाल के बारे में भी पढ़ा है, कि मनमोहन सिंह जो थे वह अंतिम पादेन अध्यक्ष रहे योजना आयोग के, क्योंकि योजना आयोग नीति आयोग की स्थापना के बाद बंद कर दी गई। अब तक हमारे देश में 5 पंचवर्षीय योजना जो होती है वो 12 हो चुकी है। ठीक है, 13वां पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक का होना चाहिए था। सॉरी, 12वां 2012 से 2017 तक चला बच्चों, 13वां 2017 से 2022 तक के लिए होना चाहिए था। लेकिन जैसे योजना आयोग बंद हो गया, तो पंचवर्षीय योजना का जो खेला था वो अभी खत्म हो गया। पंचवर्षीय योजना नहीं चलती है बच्चों, क्योंकि नीति आयोग के अंतर्गत यह माना गया है कि जो योजना कारगर सिद्ध नहीं होगी उसको कभी भी बंद कर दिया जाएगा। जबकि पंचवर्षीय योजना में माना जाता था कि जिस योजना को लागू किया गया है उसको अगले 5 वर्ष तक रहने के लिए देना चाहिए। तो नीति आयोग की स्थापना के बाद पंचवर्षीय योजना की गिनती बच्चों खत्म हो गई है। तो कोई हमसे पूछे अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना हो चुकी है बच्चों, तो हम लोग 12 का जवाब देंगे, जो 2017 में अंतिम रूप से फिनिश हो गया बच्चों। ठीक है, उसके बाद आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, वह है, आज हम लोगों का मेन टॉपिक है, वह है राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसको हम लोग शॉर्ट में एनडीसी कहते हैं। एन फॉर नेशनल, डी फॉर डेवलपमेंट, सी फॉर काउंसिल। ध्यान दीजिएगा बच्चों, केंद्र पर तो हमारा बन गया, केंद्र के लिए हम लोगों का बन गया बच्चों अभी नीति आयोग। यह एक समय योजना आयोग था, ये केंद्र के लिए था बच्चों। लेकिन राज्य स्तर पर
एक एक विकास परिषद का गठन हुआ बच्चों, जिसको एनडीसी कहते हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, तो भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा 6 अगस्त 1952 को, ठीक है बच्चों, एनडीसी का गठन हुआ है। राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा भारत में 6 अगस्त 1952 को एनडीसी का गठन हुआ। योजना आयोग के गठन के बाद हमारे देश में बच्चों एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन हुआ 6 अगस्त 1952 को, जिनका उद्देश्य था, इनका भी उद्देश्य बच्चों आर्थिक नियोजन नहीं था, लेकिन इसका आर्थिक नियोजन कहा था राज्य सरकार को, राज्य में आर्थिक नियोजन कैसे करना है, इसको लेके एनडीसी का गठन किया गया था। और इसका मेन काम था योजना आयोग और राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट और योजना आयोग के बीच तालमेल स्थापित करना, ताकि स्टेट गवर्नमेंट भी जो है योजना आयोग की नीतियों को कारगर तरीके से लागू कर सके बच्चों। इसलिए एनडीसी के जो अध्यक्ष होते हैं, पदेन अध्यक्ष, वह प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। अभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं, तो एनडीसी के अध्यक्ष नीतीश जी होंगे। बंगाल में एनडीसी के अध्यक्ष ममता बनर्जी होगी। ठीक है बच्चों, तो जो भी मुख्यमंत्री जिस राज्य का होता है वही एनडीसी का अध्यक्ष होता है। और एनडीसी की स्थापना बच्चों 6 अगस्त 1952 को हुई है, जिसका मेन उद्देश्य होता है राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच तालमेल बैठाना, ताकि योजना आयोग जो भी पंचवर्षीय योजना बनाया है या आज की डेट में नीति आयोग जो भी योजना बनाया है उसको राज्य सरकारों के द्वारा लागू किया जा सके। ठीक है बच्चों, तो ये एनडीसी हमारा क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं अपने देश में मौद्रिक विकास। ये जो हमारे देश में पैसा का डेवलपमेंट हुआ है, जो मनी का डेवलपमेंट हुआ है, जो मुद्रा डेवलपमेंट हुई है बच्चों, वह कैसे हुई है? तो याद रखिएगा, हमारा पास मुद्रा कोई नई चीज नहीं है बच्चे। मुद्रा हमारे लिए कोई नई नहीं है। कहा जाए तो एक समय मुद्रा के रूप में वस्तुओं का यूज होता था। वस्तुओं का यूज समझे, हम लोग किसी को एक सामान दिए, उसके बदले दूसरा दिए। जैसे गेहूं देके चावल लिए बच्चों, या चावल देके दूध ले लिए। ठीक है बच्चों, चावल देकर दूध ले लिए, यानी वस्तु देकर वस्तु लेना, इसको वस्तु विनिमय प्रणाली कहा गया। ठीक है बच्चों, यानी प्रारंभ में मुद्रा नहीं थी तो विनिमय की प्रणाली वस्तु थी, वस्तु लिखा गया। विनिमय लेन देन वस्तु से होता था बच्चों, यानी वस्तु से लेन देन होने का मतलब क्या हुआ, एक वस्तु देकर दूसरा वस्तु लिए, और वस्तु देकर वस्तु लेना वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता था। यानी जब विनिमय का साधन वस्तु हो, एक वस्तु को देकर दूसरी वस्तु लिया जाए तो उसको वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। लेन देन का साधन वस्तु विनिमय वस्तु के द्वारा हो तो वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। लेकिन इसमें बहुत सारी कठिनाइयां थी बच्चों। कठिनाइयां में सबसे मेन कठिनाई थी दोहरा संयोग। अब ये दोहरा संयोग क्या होता है बच्चों? दोहरा संयोग का मतलब होता है जिस चीज की जरूरत मुझे हो वह आपके पास होनी चाहिए, और जिस चीज की जरूरत आपको हो वह मेरे पास होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मुझे दाल देकर चावल लेनी है, तो आपके पास चावल होनी चाहिए और आपको दाल की जरूरत होनी चाहिए। अगर आपको दाल की जरूरत रहेगा ही नहीं तो आप हमें दाल के बदले चावल क्यों दीजिएगा? अगर आपको गेहूं की जरूरत है तो आप चावल हमको तब दीजिएगा जब आपको गेहूं मिलेगा। अगर आपको गेहूं की जरूरत है तो आप गेहूं लेकर ना हमको चावल दीजिएगा जी। लेकिन अगर आपको दाल की जरूरत है ही नहीं तो मेरे से आप दाल लेके चावल क्यों दीजिएगा? तो यही होता है दोहरा संयोग। यानी वस्तु विनिमय प्रणाली में काफी कठिनाई थी। पहला कठिनाई तो दोहरा संयोग का था। दूसरा कठिनाई था बच्चों, जो दूसरा कठिनाई था भविष्य को लेकर संचित करने में। जैसे आज मेरे पास पैसा हुआ, मैंने उसको बैंक में डाल दिया और वो मेरे बुढ़ापे के लिए वो पैसा काम आएगा बुढ़ापे में। लेकिन आज जो मैंने चावल पैदा किया, दाल पैदा किया, क्या मैं उससे आज के डेट में जो भी उपज उपजाया, क्या मैं उससे बस उस वस्तु को भविष्य के लिए रख सकता हूँ? नहीं रख सकता हूँ। ये तो 2 महीना 3 महीना साल भर में खराब हो जाएगा बच्चों, जिसको हम लंबे समय के लिए कैसे रख सकते हैं? तो भविष्य के लिए संचित करने में भी कठिनाई थी। ठीक है, लेन देन क्रय विक्रय में कठिनाई होती थी। तो इसीलिए इस वस्तु विनिमय प्रणाली को समाप्त करने की कोशिश की मनुष्य के द्वारा। याद रखिएगा,
समय के साथ मनुष्य की जरूरतें बढ़ने लगी। पहले जरूरतें कम थी तो वस्तु विनिमय प्रणाली से हो जाता था, लेकिन जब आबादी बढ़ी, लोगों की जरूरतें बढ़ने लगी, तो ऐसे में वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा लेन देन संभव नहीं होता है। क्योंकि जितनी ज्यादा जरूरतें रहेगी, वस्तुएं बढ़ेगी। अब वस्तु बढ़ेगी तो भैया उतना वस्तु सबके पास रखना संभव नहीं है, तो लोगों की आवश्यकताएं बढ़ गई, जनसंख्या बढ़ गई, तो वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा लेन देन संभव नहीं हो पाया बच्चों। तो विनिमय के लिए एक सामान्य इकाई चुना गया बच्चों। उसी इकाई को हम लोग मुद्रा या मनी के रूप में जानते हैं। एक विशेष वस्तु को विनिमय का साधन बनाया गया, और वह विनिमय का साधन मुद्रा या मनी के रूप में कहलाया। मुद्रा का मेन काम क्या बच्चों? तो मुद्रा जो है, मुद्रा का कार्य क्रय विक्रय है बच्चों। ये थोड़ा सा क्रय विक्रय है, यानी हम कह सकते हैं कि मुद्रा का कार्य करती है। मुद्रा किसका काम करती है बच्चों? मुद्रा का कार्य करती है, यानी लेन देन का कार्य जिसके द्वारा होता है। ठीक है, मुद्रा विनिमय का एक माध्यम बन गया जिसको सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। यानी कोई भी चीज, अभी आप लोगों ने देखा आपके सामने डिमोनिटाइजेशन हुआ बच्चों, यानी हम लोगों ने देखा कि हमारे यहाँ जो 1000 का नोट था वह बंद हो गया, उसके बाद जो 500 का नोट था वह बंद हो गया, पुराने सारे नोट बंद हो गए बच्चों। तो आज जो वह नोट अगर किसी के घर में पड़ा है तो उसका कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सरकार ने उसकी मान्यता खत्म कर दी है। मुद्रा वही चीज होता है जिसको सरकार की मान्यता प्राप्त हो। मुद्रा विनिमय का साधन है बच्चों, और इसको सरकार की मान्यता प्राप्त होती है, और इसी के द्वारा वस्तुओं की खरीद बिक्री की जाती है। अगर सरकारी मान्यता प्राप्त ना हो बच्चों, तो वह वस्तु मुद्रा नहीं कहलाएगी। मुद्रा वही वस्तु कहलाएगी जिसको सरकारी मान्यता प्राप्त हो। इसीलिए देखिएगा हमारे नोट के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है, नेपाल के नोट के ऊपर नेपाली गवर्नमेंट, भूटान के नोट के ऊपर भूटानी गवर्नमेंट, ये सब लिखा रहता है बच्चों। क्योंकि जब तक सरकार उसको मान्यता नहीं देगी वो मुद्रा नहीं कहलाएगा। और ये विनिमय का सबसे सरल और आसान साधन हो गया। देखिए एक चीज और, सभी युग में मुद्रा बदलती है। मुद्रा एक नहीं रहती बच्चों, युग के बदलने के साथ साथ मुद्राएं बदलती है। आप लोगों ने देखा होगा पाषाण युग जब था, पाषाण युग था तो पत्थर को मुद्रा के रूप में चुना गया था। पशुपालन युग में चमड़ी को मुद्रा के रूप में चुना गया, और धातु के आने के बाद धातु को या धातु के सिक्के को मुद्रा के रूप में चुना जाने लगा। यानी मुद्राएं बदली है। पाषाण युग में पत्थर मुद्रा रही है, पशुपालन युग में चमड़ा मुद्रा रही है, उसके बाद धातु का जब खोज हुआ तो धातु के सिक्के डाले जाने लगे, वह मुद्रा का काम करने लगा। एक ऐसा भी युग था जब कौड़ी मुद्रा का काम करती थी बच्चों। ठीक है, धीरे धीरे समय और बदला और एडवांस हुए, अब कागजी मुद्रा आ गया, पेपर वाला नोट जो अपने यहाँ चलता है। उसके बाद प्लास्टिक मुद्रा आ गया, एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कोड बैंकिंग आ गया बच्चों, कंप्यूटर के द्वारा पैसा भेजा जाने लगा। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी आ गया, शेयर आ गया, ये सारे आज के डेट में मुद्रा के साधन हो गए, क्योंकि समय के साथ साथ मुद्राएं बदली। ठीक है, पाषाण युग में मुद्रा क्या थी? पत्थर थी। पशुपालन युग में चमड़ा को मुद्रा बना दिया गया। धातु की खोज होने के बाद सिक्के धातु के ढाले जाने लगे, और एडवांस हुए तो पेपर की मुद्रा बनने लगी, कागज का नोट बनने लगा। ठीक है बच्चों, उसका प्लास्टिक मुद्रा बनने लगी, एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये आ गया। फिर कोड बैंकिंग प्रणाली आ गई। कोड बैंकिंग प्रणाली का मतलब होता है कंप्यूटर के द्वारा लेन देन का काम होने लगा। ठीक है, तो ये कुछ बदलाव हुए। उसके बाद आज आप लोग जानते हैं कंप्यूटर आज के युग में मानव मस्तिष्क का लगभग सारा काम करता है। आज आपका दिमाग जो भी चीज सोचता है वो पूरा का पूरा काम कंप्यूटर कम समय में आसानी से और जल्दी कर देता है बच्चों, और बहुत आसानी तरीके से कंप्यूटर आपका पूरा काम करता है। कंप्यूटर कह सकते हैं कि आज के डेट में मानव मस्तिष्क का जो एडवांस और आसान रूप है। यानी कंप्यूटर कहीं ना कहीं मनुष्य के काम को आसान बना दिया बच्चों, और कंप्यूटर के माध्यम से पैसा एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। यानी कंप्यूटर के माध्यम से जब हम लेन देन करते हैं तो उसको कोर बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। आज तो ऐसा हो गया, पहले था बच्चों कि मनी ऑर्डर करना पड़ता था, पैसा लेकर किसी को भेजना पड़ता था, बट आज का युग काफी एडवांस हो गया है। आज हमारे पास आ गया है कोर बैंकिंग प्रणाली। कोर बैंकिंग प्रणाली मतलब हो गया हम लोग घर पर बैठे पैसा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से भेज सकते हैं बच्चों। तो पैसा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक घर बैठे भेजना, कंप्यूटर के द्वारा पैसा को भेजना, इंटरनेट का यूज करके पैसा को भेजना क्या कहलाता है बच्चों? कोर बैंकिंग प्रणाली
कहलाता है। तो ये बात समझ में आ गया बच्चों कि पैसे के द्वारा जब कंप्यूटर के द्वारा जब हम लोग पैसे को भेजते हैं वो कोर बैंकिंग कहलाता है। जैसे जीपे आ गया है, गूगल पे आ गया है, पेटीएम आ गया है, फोन पे आ गया है, भारत पे आ गया है। देखते होंगे बच्चों आप लोग को ढेर सारा ऐप आ गया है जिसके द्वारा पैसा हम लोग आसानी से भेज सकते हैं। ठीक है बच्चों, धीरे धीरे और एडवांस हुए हम लोग, और एडवांस होने के बाद हमारे पास प्लास्टिक मुद्रा भी आ गई। इसका कोर बैंकिंग प्रणाली सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है। अब प्लास्टिक मुद्रा आ गई है हमारे यहाँ बच्चों। एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब प्लास्टिक मुद्रा का ही एक अंग है। ठीक है, एटीएम में एक प्लास्टिक का कार्ड होता है जिसके कोना में एक चिप लगा रहता है और एक विशेष अंक रहता है, पिन नंबर रहता है, जिसकी सहायता से हम लोग पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। बहुत आदमी बोलते हैं ऑल टाइम मनी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है बच्चों, बच्चों आपको पता होना चाहिए कि एटीएम की खोज जो है ना 1967 में हुई थी बच्चों। ठीक है, और इसकी खोज करने वाले थे शेफर्ड बोरेन। कौन थे बच्चों? शेफर्ड बैरोन। इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था बच्चों शेफर्ड, फिर से लिख दीजिए, शेफर्ड बैरोन। ठीक है बच्चों, शेफर्ड बैरोन ने इसकी खोज की थी 1967 में 27 जून के दिन। ठीक है बच्चों, और लंदन के ये रहने वाले थे, यानी इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे शेफर्ड बैरोन। उन्होंने इसका खोज किया था और इसके द्वारा आज ये ऐसा हो गया कि आज वर्ल्ड का आधार बन गया है लेन देन का। ठीक है बच्चों, शेफर्ड बैरोन ने 1967 में इसकी खोज की थी। हालांकि आपको आपके क्लास में नहीं पूछा जाएगा जहां तक मुझे उम्मीद है, फिर भी मैंने आपको बता दिया। एटीएम है क्या, इसको समझ लेते हैं आप लोग। एटीएम होता क्या? कोई पूछे एटीएम है क्या, तो देखिए एटीएम ना एक मशीन है बच्चे। एटीएम एक ऐसा मशीन है, एक ऐसा साधन है, एक ऐसा युक्ति है जो बैंक से नगद निकालना और नगद जमा करने की सुविधा प्रदान करता है। यानी एटीएम एक ऐसा मशीन है जो बैंक से नगद निकालने और नगद जमा करने की सुविधा प्रदान करता है। यानी एटीएम के द्वारा हम पैसे निकाल भी सकते हैं तो डाल भी सकते हैं बच्चों। यह प्लास्टिक मुद्रा या प्लास्टिक का कार्ड होता है एटीएम में, जिसे एटीएम मशीन में डालकर एक विशेष पिन के नंबर डालना पड़ता है और हमारे खाते में जमा राशि में से राशि निकाल सकते हैं, और यह 24 घंटा सुविधा हमें प्रदान करती है। यानी एटीएम एक मशीन है बच्चों। ठीक है, एटीएम एक मशीन है जिसकी खोज 27 जून 1967 को शेफर्ड बैरोन ने की थी, जो लंदन के रहने वाले थे बच्चों। ठीक है, इसके द्वारा हम कभी भी किसी भी समय नगद निकाल सकते हैं अपने खाते से और जमा भी खाते में कर सकते हैं। इसमें एक प्लास्टिक का कार्ड होता है जिसको एटीएम मशीन में डाला जाता है बच्चों, और विशेष पिन का यूज करके खाते में जमा राशि में से राशि निकाला जा सकता है बच्चों। और सबसे बड़ी बात है ये 24x7 यानी 7 दिन 24 घंटा पैसा निकालने और जमा करने की सुविधा हम लोगों को प्रदान करती है। ठीक है बच्चों, तो एटीएम आप लोगों को समझ में आ गया। अब कुछ चीजें समझ लेते हैं जिनमें हम लोग आपको, एटीएम तो समझ ही गए, प्लास्टिक मुद्रा का रूप एटीएम है। एक डेबिट कार्ड भी प्लास्टिक मुद्रा का ही रूप होता है बच्चों। डेबिट कार्ड क्या होता है? तो बैंक द्वारा दिया गया प्लास्टिक का एक कार्ड है डेबिट कार्ड। इसके द्वारा बैंक में जमा राशि के पैसों का उपयोग किया जा सकता है। यानी डेबिट कार्ड जो है बच्चों, यह हमें बैंक देती है, और इस डेबिट कार्ड के द्वारा बैंक में हमारे खाते में जो राशि जमा है उस राशि का यूज हम लोग कर सकते हैं बच्चों। डेबिट कार्ड के द्वारा बैंक में जमा की गई राशि का यूज हम लोग आसानी से कर सकते हैं। दूसरा क्रेडिट कार्ड होता है बच्चों। क्रेडिट कार्ड भी बैंक के द्वारा ही जारी किया जाता है, दोनों बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। ये भी प्लास्टिक मुद्रा, ये भी प्लास्टिक मुद्रा है, लेकिन इससे व्यक्ति को सामान या सेवाओं को खरीदने के लिए पैसा उधार दिया जाता है। क्रेडिट कार्ड के द्वारा हम लोग किसी भी सामान को, किसी भी सेवा को खरीद सकते हैं बच्चों, और यह एक तरह का ऋण है, कर्ज है जो हमें बैंक देती है, और उस पर एक निश्चित ब्याज भी हम लोगों को चुकाना पड़ता है। और टाइम से ज्यादा हो जाए बच्चों तो क्रेडिट कार्ड का ब्याज बहुत ज्यादा है। क्रेडिट कार्ड अगर आप लोग कोई भी यूज करते हैं तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि अमाउंट जो है वह निश्चित पीरियड के भीतर जमा कर देनी चाहिए।
अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ब्याज की राशि काफी हाई होती है बच्चों। ठीक है, तो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड दोनों बैंक के द्वारा दिया गया एक राशि है, एक अमाउंट है, जिसमें आपको एक निश्चित ब्याज के अंतर्गत पैसे को चुकाना पड़ता है बच्चों। ठीक है, अब आर्थिक विकास के माप और सूचकांक। आर्थिक विकास के माप और सूचकांक क्या है? तो आर्थिक विकास का पहला माप है बच्चों राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। अगर किसी देश का नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय ज्यादा है तो समझिए वह एक विकसित देश है या विकासशील देश है। प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, पीसीआई भी कहते हैं इसको बच्चों हम लोग। ठीक है, और मानव विकास सूचकांक, ये तीन चीज बताता है कि कोई भी राष्ट्र कितना विकास किया है या फिर कितना विकास नहीं किया है। यानी विकास को बताने के लिए, राष्ट्र के विकास को बताने के लिए तीन सूचकांक है बच्चों, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, और मानव विकास सूचकांक HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, इस तीनों का फुल फॉर्म याद रखिए बच्चों। पीसीआई का पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, HDI का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और NI का नेशनल इनकम। ये तीनों चीज जो है बच्चों हम लोगों को ये बताते हैं कि हमारे देश की आय ज्यादा है या कम है, देश हमारा विकास कर रहा है या हम लोग विकास नहीं कर रहे हैं, किस श्रेणी में है, विकासशील की श्रेणी में है, विकसित की श्रेणी में है या अविकसित की श्रेणी में है। ये तीनों हमको इन्हीं तीनों चीजों से पता चलता है बच्चों। तो चलिए अब हम लोग कुछ चीजों को समझते हैं बेहतर तरीके से बच्चों। अब देखिए, सबसे पहले तो आप लोग ये देख लीजिए कि राष्ट्रीय आय होता क्या है बच्चों। ठीक है, तो किसी देश में एक वर्ष की अवधि में जो उत्पादित वस्तु है और जो सेवा है, यानी एक वर्ष में जितना वस्तु का उत्पादन हुआ है या जितना सेवा का उत्पादन हुआ है, उसके मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। एक वर्ष में जितना प्रोडक्शन हुआ है, चाहे वह कृषि का हो, चाहे वह फैक्ट्रियों में सामान बने, और जितना सेवा, यानी चाहे जितना बैंकिंग सुविधा मिल जाए, जितना LIC की सुविधा मिले, जितना मोबाइल की सुविधा मिले, जितना ट्रांसपोर्ट की सुविधा हो, इन सब से जो आमदनी प्राप्त होती है, उस टोटल आमदनी के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। यानी पूरे एक साल में, पूरे एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं बच्चों। और जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह विकसित देश कहलाता है, और जिस देश की राष्ट्रीय आय बच्चों कम होती है वह अविकसित देश ठीक है बच्चों, अविकसित देश कहलाता है। ठीक है, उसे अविकसित देश हम लोग कहते हैं। यानी कहीं ना कहीं आर्थिक विकास को बताने में राष्ट्रीय आय का रोल होता है। एक वर्ष में टोटल वस्तु और सेवाओं का जो उत्पादन होता है, उसके मौद्रिक मूल्य को, उसके कीमत को, उसके वैल्यू को राष्ट्रीय आय कहते हैं। और जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह विकसित कहलाता है, जिस देश की राष्ट्रीय आय कम होती है वह अविकसित या गरीब देश की श्रेणी में आता है बच्चों। अब राष्ट्रीय आय के बाद अगला हम लोगों को पढ़ना है प्रति व्यक्ति आय। ठीक है बच्चों, प्रति व्यक्ति आय जिसको हम लोग PCI कहते हैं, पर कैपिटा इनकम। तो किसी भी देश की जो राष्ट्रीय आय होती है ना बच्चों, जो राष्ट्रीय आय होती है, नेशनल इनकम NI को देश की जनसंख्या से भाग देने पर, देश की जनसंख्या से भाग देने पर हम लोगों को प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। राष्ट्रीय आय को देश की कुल आबादी से भाग देने पर हमें राष्ट्रीय आय प्राप्ति होती है। यानी राष्ट्रीय आय का मतलब होता है, प्रति व्यक्ति का आय का मतलब होता है राष्ट्रीय आय बटे देश की जनसंख्या। राष्ट्रीय आय बटे देश की जनसंख्या को हम लोग प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। यानी किसी भी देश की जो टोटल आमदनी होती है उसको देश की जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय मतलब होता है राष्ट्रीय आय बटे देश की जनसंख्या। याद रखिएगा 2004 में जो सर्वे हुआ था, उस सर्वे के अनुसार यह बताया गया था कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 रुपया एक वर्ष से अधिक है वह देश समृद्ध है। यानी जिस देश का प्रत्येक व्यक्ति एक साल में 4,53,000 रुपया कमाता है, लगभग मान के चलिए 1,20,000 रुपया, सॉरी 4,53,000 हुआ,
लगभग वही 80,000 नहीं, लगभग 40,000 रुपया महीना कमाता है। 2004 में यह बताया गया था कि अगर जिस देश का प्रति व्यक्ति 40,000 रुपया महीना कमाता, लगभग भारत का 40,000 से कम, वही 37,000 38,000 रुपया महीना हो गया, उसको हम लोग कैसा देश कहेंगे? समृद्ध देश कहेंगे। ठीक है बच्चों। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 37,000 रुपया प्रति महीना, ये देखिए प्रति वर्ष, विकसित देश के लोग एक साल में, एक महीना में 37,000 रुपया कमाते हैं लगभग। तो अविकसित देश के लोग या विकासशील देश के लोग एक साल में 37,000 रुपया महीना ही कमाते हैं बच्चों। तो 2004 का सर्वे बताता है जिस देश का प्रति व्यक्ति आय पीसीआई यानी प्रत्येक व्यक्ति कम से कम 4,53,000 रुपया कमाता है, वह व्यक्ति क्या है, वह देश क्या है बच्चों? वह देश विकसित देश है। लेकिन जिस देश का पीसीआई पर कैपिटा इनकम 37,000 रुपया के आसपास है, वह व्यक्ति असमृद्ध देश, अविकसित देश या विकासशील देश की श्रेणी में आता है। और 2004 में बच्चों भारत की जो प्रति व्यक्ति आय थी वह मात्र 28,000 रुपया थी। तो आप सोच सकते हैं कि 37,000 रुपया वाला विकासशील कहलाता था, तो 28,000 रुपया वाला कैसा देश कहलाएगा बच्चों? गरीब देश कहलाएगा। ये याद रखिएगा कि 2004 में भारत का एक व्यक्ति एक साल में 28,000 कमाता था, औसत ऑन एवरेज कहा गया है, यानी लगभग वही 2,500 रुपया महीना के आसपास। आपको बता दें कि अभी वर्तमान में जो सर्वे हुआ है उस सर्वे के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय लगभग 2,03,000 कुछ रुपए है, मतलब 2 लाख से बेसी है। ठीक है, ये बढ़ा है, 2 लाख बढ़ा है, 2 लाख से बढ़ा है। लेकिन विकसित देश की भी बढ़ी है, वो लगभग दुगुनी हुई है, लेकिन भारत का काफी बढ़ा है। और आपको बता दें कि अमेरिका का प्रति व्यक्ति आय लगभग 71 लाख रुपया ईयरली, 71 लाख रुपया ईयरली अमेरिका का प्रति व्यक्ति आय है, लगभग बता दें आपको हम। तो ये क्लियर हो गया कि 2004 में भारत की प्रति व्यक्ति आय काफी नीचे थी बच्चों, वह मात्र थी 28,000 रुपया, जो कि गरीब देश की श्रेणी में आता है। और अगर हम लोग बात करें विकासशील देश की प्रति व्यक्ति आय तो 37,000 रुपया थी। अभी वर्तमान में भारत की प्रति व्यक्ति आय लगभग 2 लाख के आसपास है, जबकि अमेरिका का तुलना करें तो अमेरिका का प्रति व्यक्ति आय काफी ज्यादा है, लगभग 71 लाख के आसपास है बच्चों। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय भी क्लियर हो गया आप लोगों का। अब देखिए, अब मानव विकास सूचकांक के बारे में पढ़ते हैं। मानव विकास सूचकांक, जिसको हम लोग HDI कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, सॉरी HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं बच्चों, मानव विकास सूचकांक। ठीक है, राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक को UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP का होगा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है बच्चों, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो था संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसके द्वारा महबूबुल हक ने पहली बार मानव विकास रिपोर्ट यानी HDR को प्रस्तुत किया था। देखिए, HDR से HDI निकला है बच्चों, और HDR को सबसे पहले UNDP के द्वारा पेश करने वाले थे महबूब उल हक, जिन्होंने HDR पेश किया, जिसको कहते हैं हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को सबसे पहले किन्होंने पेश किया बच्चों? महबूब उल हक ने पेश किया है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत। ठीक है, UNDP के द्वारा इसको पेश किया गया है, और यह कहा गया है कि जिस देश का शिक्षा स्तर, स्वास्थ्य की स्थिति और प्रति व्यक्ति आय अधिक रहेगी, वह ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ऊपर रहेगा। यानी कहीं ना कहीं ये जो HDR तैयार होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को तैयार किया जाता है, तो इसको तैयार करने के लिए हम जिस देश का भी HDR तैयार करेंगे वहां के शिक्षा स्तर को देखेंगे। ठीक है बच्चों, वहां के स्वास्थ्य के स्तर को देखेंगे, वहां के प्रति व्यक्ति आय को देखेंगे। अगर शिक्षा स्तर, स्वास्थ्य स्तर, प्रति व्यक्ति आय, इसका जो एवरेज तैयार होगा बच्चों, वही हमारा HDR का रिपोर्ट होगा। यानी HDR रिपोर्ट देख के हम लोग किसी भी देश की शिक्षा की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति और प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगा सकते हैं।
और याद रखिएगा, मानव विकास सूचकांक यानी HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसके 3 सूचक होते हैं। जीवन आशा, शिक्षा प्राप्ति, जीवन आशा मतलब उम्र, शिक्षा प्राप्ति मतलब ये स्वास्थ्य से हो गया बच्चों संबंधित, ये शिक्षा प्राप्ति एजुकेशन से हो गया, और जीवन स्तर मतलब होता है रहन सहन, यानी जीवन आशा उम्र कब ज्यादा होगा, जब स्वास्थ्य अच्छी होगी। शिक्षा उच्च कब प्राप्त करेंगे, जब शिक्षा का व्यवस्था होगा। और जीवन स्तर ऊंचा कब होगा, जब प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होगा। यानी कहीं ना कहीं अगर स्वास्थ्य हम लोगों का ठीक है तो जीवन आशा मेरी यानी उम्र ठीक होगी, शिक्षा ठीक है तो शिक्षा प्राप्ति अच्छी होगी, और प्रति व्यक्ति आय ठीक है तो जीवन का स्तर ऊंचा होगा। इन तीनों के द्वारा, इन तीनों के योग को हम लोग HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के नाम से जानते हैं बच्चों। UNDP के रिपोर्ट के अनुसार 2006 में एक रिपोर्ट जारी हुआ था, जिसमें कहा गया था, देखिए ये आपकी किताब में कि 2006 में एक रिपोर्ट के अनुसार नॉर्वे पहले स्थान पे था। HDI में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 2006 में नॉर्वे पहले स्थान पे था और भारत 126वें स्थान पे था। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि हमारा पड़ोसी देश जो श्रीलंका है वह HDI में इंडिया से ऊपर है। श्रीलंका 93 नंबर स्थान पर है बच्चों। टोटल 177 देशों में श्रीलंका का HDI में स्थान 2006 में 93 था बच्चों, ठीक है। लेकिन अभी वर्तमान में लगभग 197 देश का सर्वे हुआ है, उसमें HDI में पहले स्थान पे कौन है, स्विट्जरलैंड है, उसके बाद आइसलैंड है, और अंत में हम लोगों के तीसरे नंबर पे नॉर्वे आ गया है। और भारत का पायदान भी नीचे किसका है, HDI में भारत 130वें स्थान पर खसक कर आ गया है। हाँ, लेकिन आप कहिए तो इस समय 177 देश का सर्वे हुआ था, अभी 197 देश का सर्वे हुआ है, ठीक है बच्चों। तो ये क्लियर हो गया कि HDI जो है जीवन आशा, शिक्षा प्राप्ति, जीवन आशा, शिक्षा प्राप्ति और जीवन स्तर, यानी शिक्षा स्तर का संबंध हो गया शिक्षा प्राप्ति से, और जीवन आशा का संबंध हो गया स्वास्थ्य से, और प्रति व्यक्ति आय का संबंध हो गया जीवन स्तर से। इन तीनों के योग से HDI तैयार होता है बच्चों। और 2006 जो आपकी किताब में लिखा हुआ है उस रिपोर्ट के अनुसार नॉर्वे पहले स्थान पे था और भारत 126 में, श्रीलंका 93 और शायद चीन जो था वह 81 स्थान पे था, ठीक है। लेकिन वर्तमान में नंबर 1 पे स्विट्जरलैंड आ गया, उसके बाद आइसलैंड है, और नॉर्वे 3 नंबर पर चला गया, जबकि भारत 130वें स्थान पर है। क्लियर है बच्चों। अब हम लोग पढ़ते हैं NHDR। देखिए ये जो HDR है ना, ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है, मानव विकास सूचकांक, ये वर्ल्ड वाइज होता है, पूरे वर्ल्ड का इसमें सर्वे होता है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि वर्ल्ड का इंडेक्स तो जरूरी है ही, HDR तो जरूरी है ही, वर्ल्ड के मानव विकास रिपोर्ट की आवश्यकता तो हमें है ही, लेकिन हमें यह भी जानना होगा कि हमारे जो 28 राज्य हैं, इन राज्यों में किस राज्य का विकास सबसे ज्यादा है और किस राज्य का विकास सबसे कम है, ताकि कम विकास वाले राज्य को सुविधा दी जा सके। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 23 अप्रैल 2002 को NHDR पेश किया। NHDR जो था वह राज्य का, यानी इंडिया के अंदर जितने राज्य थे उन सभी राज्यों का सर्वे किया गया, और सर्वे के आधार पर बताया गया कि किस राज्य की स्थिति ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में आगे है, ठीक है। तो याद रखिएगा 23 अप्रैल 2002 को अटल बिहारी वाजपेयी ने इस सर्वे को करवाया था और इसकी रिपोर्ट पेश की गई थी योजना आयोग के अध्यक्ष KC पंत के द्वारा। जब NHDR तैयार हुआ था उस समय योजना आयोग के अध्यक्ष KC पंत थे और उन्होंने अपने रिपोर्ट में बताया कि NHDR मतलब राष्ट्र का जो HDR था, वर्ल्ड का HDR तो पूरे वर्ल्ड वाइज हो गया, राष्ट्र का जो HDR था उस राज्य के HDR में केरल पहले स्थान पर है बच्चों, और उसके बाद कुछ राज्य हैं वह निचले स्थान पर हैं, जिन्हें उन्होंने बीमारू राज्य की संज्ञा दी। यानी जब NHDR तैयार हुआ तो NHDR के संबंध में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पाया कि
जो केरल अपना जो राज्य है वह डेवलपमेंट के मामले में नंबर 1 पर है, पहले स्थान पर है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति काफी खराब है, और इन राष्ट्रों को वाजपेयी जी ने बीमारू राज्य की संज्ञा दी। किसकी संज्ञा दी बच्चों? बीमारू राज्य की संज्ञा दी, BIMARU, बीमारू राज्य की संज्ञा दी बच्चों। और ये बीमारू राज्य की संज्ञा देने वाले कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। NSDR तैयार होने के बाद बीमारू राज्य का संज्ञा कुछ राज्यों को दिया गया बच्चों। और ये बीमारू राज्य का संज्ञा किन राज्यों को दिया गया? तो याद रखिएगा, BI से होता बिहार, M से हो गया मध्य प्रदेश, ठीक है बच्चों, A से हो गया असम, R से हो गया राजस्थान, और U से हो गया उत्तर प्रदेश, UP। यानी उन राज्यों को बीमारू राज्य कहा गया जिनकी फाइनेंशियल स्थिति काफी खराब हो, जहां आर्थिक विकास काफी कम हुआ हो बच्चों, उसको बीमारू राज्य की संज्ञा दी गई। ठीक है, और बीमारू राज्य की संज्ञा देने वाले संस्था का नाम था NSDR, नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है बच्चों, और इसको केसी पंत जी ने पेश किया था, और उसी के बाद हमारे देश में बीमारू राज्य का नाम दिया गया। और बीमारू राज्य में उन राज्यों को रखा गया जिनका आर्थिक विकास काफी कम हुआ है, जिनमें बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान और UP को शामिल किया गया। BI से बिहार, मध्य प्रदेश M से, A से असम, R से राजस्थान और U से UP को बीमारू राज्य की संज्ञा दी गई, क्योंकि इन क्षेत्रों में जो है आर्थिक विकास काफी कम हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि यहाँ पर आधारभूत संरचना, जिनको कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, वह काफी कम डेवलप हुई थी, और काफी कम डेवलप होने के कारण यहाँ रोजगार के अवसर नहीं मिल पा रहे थे, और ये काफी कम डेवलप हुआ था बच्चों। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा बीमारू राज्य बनने का, यानी बीमारू राज्य होने का सबसे प्रमुख कारण हो गया, क्या हो गया बच्चों? सबसे प्रमुख कारण हो गया आधारभूत संरचना की कमी। ठीक है, उपभोक्ता व्यय को आर्थिक विकास का सूचक माना गया है। आर्थिक विकास का सूचक माना गया उपभोक्ता व्यय। मान लीजिए कि मोबाइल का बिक्री दिल्ली में ईयरली 4 करोड़ का होता है, ठीक है, वही मोबाइल का बिक्री पटना में ईयरली 3 करोड़ का होता है, और वही मोबाइल का बिक्री कोलकाता में ईयरली 3.5 करोड़ का होता है। यानी कहीं ना कहीं दिल्ली में मोबाइल खरीदने वाले लोग ज्यादा है, तो मोबाइल खरीद रहे हैं लोग ज्यादा, उस पर से महंगे मोबाइल अगर बिक रहे हैं तो ये भी देखना पड़ता है। तो 100% दिल्ली वाले लोगों के पास पैसा ज्यादा है, उससे कम पैसा कोलकाता के पास है, उससे कम पटना के पास है। यानी कहा जा सकता है कि विकास के मामले में दिल्ली आगे है, फिर कोलकाता है, और पटना उसके पीछे है। तो ये बात क्लियर हो रहा है बच्चों कि उपभोक्ता व्यय, ये जो बिक्री होती है सामानों की, इस बिक्री के आधार पर भी हम ये कह सकते हैं कि कौन सा क्षेत्र जो है या कौन सा राज्य जो है वह विकास कर रहा है, और कौन से राज्य की विकास में कमी आई है। अगर किसी राज्य का उपभोक्ता व्यय खर्च की क्षमता घटी है, लोग खर्च कब करते हैं? जब पैसा होता है। अब पैसा नहीं रहेगा तो खर्च ही नहीं कर पाइएगा। तो जिस राज्य के उपभोक्ता व्यय की दर घट रही है, समझिए कहीं ना कहीं उनका इकोनॉमिकल कंडीशन भी खराब हो रहा है, वह पिछड़ रहे हैं, आर्थिक दृष्टि से वो पीछे हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात क्लियर हो रहा है हम लोगों का कि ये जो है उपभोक्ता व्यय भी आर्थिक विकास का सूचक माना जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग पढ़ते हैं आधारभूत संरचना। ठीक है बच्चों, आधारभूत संरचना को देख लेते हैं। इसके बाद एक और वीडियो आएगा हम लोगों का पार्ट 3 बच्चों। उस पार्ट 3 में, अच्छा नहीं पार्ट 3 नहीं, हम लोग कोशिश करते हैं कि इसी वीडियो में हम लोग जो है पूरे बुक को खत्म कर दे। कितना पार्ट बनाएंगे? एक पार्ट बना चुके हैं, ये अंतिम पार्ट होगा। इसके बाद हमारा जो है जो वीडियो है वह पढ़ाने का, स्टडी का वीडियो खत्म हो जाएगा। फिर अब हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए आधारभूत संरचना या आधारिक संरचना क्या है? तो किसी देश या समाज के आर्थिक विकास के लिए जिन सुविधाओं और सेवाओं की आवश्यकता होती है बच्चों, किसी भी देश या राष्ट्र के आर्थिक विकास के लिए जिन सेवाओं की
जिन सुविधाओं की आवश्यकता होती है बच्चों, उन सेवाओं और सुविधाओं को आधारभूत संरचना या आर्थिक ढांचा कहा जाता है बच्चों। ठीक है, जैसे परिवहन, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंक, स्कूल, ये सब कुछ ऐसे साधन है बच्चों जो जितना डेवलप होगा उस देश की आर्थिक संरचना उतना मजबूत होगी। यानी आर्थिक संरचना आधारभूत संरचना या आर्थिक विकास आधारभूत संरचना पर डिपेंड करती है। आधारभूत संरचना डेवलप होगा और हम लोग आर्थिक दृष्टि से क्या होंगे बच्चों, विकसित होंगे। अगर हम लोग बिहार का इतिहास देख ले बच्चों, आधारभूत संरचना समझ में आ गया आप लोगों का। आधारभूत संरचना वे चीजें होती है बच्चों जो कि देश में आर्थिक विकास के लिए जिम्मेदार होती है। यानी जिसका अभाव रहने पे हमारे राष्ट्र में फैक्ट्री नहीं खुलेंगी, जिसका अभाव रहने पे हमारे राष्ट्र में उद्योग का विकास नहीं होगा, और कहीं ना कहीं उद्योग का विकास नहीं होगा, फैक्ट्रियां नहीं खुलेगी, तो हम लोग पिछड़े होते जाएंगे बच्चों, हमारा आर्थिक विकास बाधित होगा। और उसमें क्या क्या आता है, परिवहन आता है, बिजली आता है, शिक्षा आता है, स्वास्थ्य आता है, बैंक आता है, स्कूल आता है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आर्थिक विकास को दर्शाती है। अगर हम लोग बिहार के आर्थिक विकास को समझें तो हमें सबसे पहले बिहार के चीजों को समझना होगा। तो देखिए, अगर गौर करिएगा, बिहार का इतिहास काफी पुराना है बच्चों, बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है। अगर आप लोग गौर करिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश के संस्थापक थे, और राजा अशोक के दादाजी थे, वह भी बिहार से थे, और राजा अशोक भी बिहार से थे। गोविंद सिंह, सिखों के 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह, दोबारा लिखा गया बच्चों, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। उनका जन्म पटना के पटना साहिब में हुआ है बच्चों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं, वे हमारे बिहार से थे। इन सब महान लोगों का जन्म बिहार में हुआ है। ठीक है, संपूर्ण क्रांति का नारा देने वाले, जिन्होंने इंदिरा गांधी की सरकार को गिरा दिया था और जनता पार्टी का गठन किया था बच्चों, जनता पार्टी का गठन किया था, और जनता पार्टी का गठन किया था, और कांग्रेस की सरकार को पहली बार धूल चटा के हराया था। इंदिरा गांधी भी अपने सीट से हार गई थी 1947 से लेके 1977 तक लगातार केंद्र में कांग्रेस का दबदबा रहा, कांग्रेस ही जीती। 1977 में संपूर्ण क्रांति के आह्वान के बाद जयप्रकाश नारायण जी ने जनता पार्टी का गठन किया, और गठन करके कांग्रेस की सरकार को पहला बार केंद्र में हराया। तो ये क्लियर हो गया कि इंदिरा गांधी को सत्ता से हटाने में सबसे बड़ा रोल हमारे बिहार के जयप्रकाश नारायण जी का हुआ। महात्मा गांधी जी ने भी अपने आंदोलन की शुरुआत बिहार के चंपारण जिले से की थी बच्चों। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो बिहार जो है बच्चों अपने आप में एक अलग पहचान रखता है। बिहार अपने आप में एक अलग पहचान रखता है। भले बिहार जो है आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा है, आज इतना डेवलप, इतने बड़े बड़े लोग होने के बाद भी, इतनी महान हस्तियों के बिहार में होने के बाद भी, कहीं ना कहीं आज जो बिहार है वो फाइनेंशियल दृष्टि से पिछड़ा है। बिहार में उद्योगों का विकास नहीं हुआ है, बिहार का फाइनेंशियल स्थिति खराब है, और सबसे बड़ी बात है कि बिहार हमारे बीमारू राज्य में शामिल है बच्चों। ये भी देखना होगा, संसाधनों में धनी होने के बाद भी बिहार की स्थिति दयनीय है। और उसका कारण क्या है, बिहार के पिछड़ेपन का कारण क्या है बच्चों? तो बिहार के पिछड़ेपन का कारण है, सबसे पहला कारण क्या है, बिहार की बढ़ती हुई जनसंख्या। क्योंकि जिस तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है बच्चों, उस तेजी से कभी भी, यानी जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही है उस गति से रोजगार का व्यवस्था करना मुश्किल है बच्चों। ये बिहार के पिछड़ेपन का एक कारण है। बिहार पॉपुलेशन के मामले में काफी बढ़ रहा है, जिसके कारण बिहार की प्रति व्यक्ति आय घट रही है और बिहार का विकास बाधित हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो बिहार के पिछड़ेपन का कारण है बढ़ती हुई आबादी, खास करके बिहार की बढ़ती हुई आबादी। क्योंकि जिस गति से बिहार की आबादी बढ़ रही है उस गति से बिहार में रोजगार दिलाना संभव नहीं है। दूसरा कारण है बिहार में आधारभूत संरचना का कमी। बिहार में आधारभूत संरचना नहीं है, बहुत कम है बच्चों। अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छे कॉलेज नहीं है, संचार और परिवहन की सुविधा नहीं है, अच्छे अस्पताल नहीं है, बिजली की सुविधा का विकास नहीं हुआ है, सिंचाई का भी विकास नहीं हुआ है बच्चों, अच्छे नहर नहीं है हमारे बिहार में।
बड़े बड़े नहर जैसे उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ने के लिए नहरों का डेवलपमेंट नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग गौर करें तो बिहार में जो है आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कॉलेज, सड़क, परिवहन, बिजली, संचार व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था, ये सारी चीज की कमी है बच्चों। और इन कमियों के कारण बिहार जो है पिछड़ा है। इसके अलावा बिहार की ज्यादातर आबादी रोजगार पर निर्भर है, कृषि के रोजगार के लिए कृषि पर निर्भर है। क्योंकि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से टूट के जब झारखंड बना तो जितने भी औद्योगिक क्षेत्र थे सारे के सारे बच्चों झारखंड में चले गए और बिहार में इनकम का या फिर आमदनी का एक ही सोर्स बच गया, वो बच गया बच्चों कृषि, खेती। ठीक है, और वही कृषि और खेती पर बिहार निर्भर हो गया। और जब हम जानते हैं कि हमारा इकोनॉमिकल कंडीशन को सुधारने वाला खेती ही है तो हमें खेती पर ध्यान देना चाहिए। फिर भी हमारे यहाँ खेती की हालत अच्छी नहीं है। हम लोग पुराने तरीके से खेती कर रहे हैं, हमारे पास आधुनिक टेक्नोलॉजी नहीं है, उन्नत किस्म के बीज नहीं है। पुरानी टेक्नोलॉजी के कारण हमारे यहाँ उपज जो है बच्चों अच्छी नहीं हो रही है। इन सब कारणों से बिहार पीछे रहा है। इसके अलावा और भी कुछ कारण है बच्चों। बिहार जो है उसको बाढ़ और सूखा दोनों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उत्तरी भाग में हर साल बाढ़ आती है बच्चों। उत्तर बिहार बाढ़ से ग्रसित है, हर साल बाढ़ आती है और जान माल की काफी क्षति होती है। आप लोगों ने सुना ही है कि 2008 में बिहार में कोसी नदी में बाढ़ आया और 2009 में बिहार को नेपाल के बागमती नदी से आई बाढ़ का सामना करना पड़ा। तो बिहार में, उत्तर बिहार में हर साल बाढ़ आता है। 2008 में कुशा के पास बांध टूट गया जिससे पूरा बिहार का बिहार का मधेपुरा जिला, सुपौल जिला, पूर्णिया, कटिहार ये सारे बाधित हुए बच्चों। और 2009 में एक साल बाद फिर बागमती नदी के बाढ़ के कारण बिहार को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसके अलावा बिहार का दक्षिणी भाग जो है सूखा की मार झेलता है, वहां हर साल सूखा आता है, हर साल वहां वर्षा पड़ती नहीं है, जिसके कारण अकाल की स्थिति बढ़ जाती है। यानी कहीं ना कहीं बिहार को बाढ़ और सूखा दोनों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण बिहार की स्थिति काफी खराब हो जाती है बच्चों। क्योंकि जो कमाता है वो सारा का सारा, किसानों का फसल नहीं पैदा होता है, फसल डूब के खत्म हो जाता है और किसानों की आमदनी काफी घट जाती है बच्चों। तो ये भी बिहार के पिछड़ेपन का कारण है। बाढ़ और सूखा दोनों का सामना बिहार को करना पड़ता है। औद्योगिक विकास में भी बिहार की स्थिति जो है बच्चों अच्छी नहीं है। औद्योगिक विकास भी बिहार की स्थिति का औद्योगिक विकास भी बिहार में खराब स्थिति का कारण है। क्योंकि विकास के लिए उद्योगों का डेवलपमेंट होना जरूरी है बच्चों, और बिहार में औद्योगिक प्रगति काफी कम हुई है। बिहार में काफी कम उद्योगों का विकास हुआ है बच्चों। ठीक है, और जो भी उद्योग थे वो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जैसे ही बिहार से झारखंड अलग हुआ, सारे के सारे उद्योग बच्चों झारखंड में चले गए, जिसके कारण औद्योगिक दृष्टि से भी बिहार क्या हो गया, पिछड़ा हो गया। बिहार में उद्योग भी काफी कम विकसित हुआ है बच्चों। ठीक है, बिहार में गरीबी भी ज्यादा है बच्चों, और गरीबी का कारण है प्रति व्यक्ति आय का कम होना, और ये भी कहीं ना कहीं बिहार की गरीबी का कारण है। अब बिहार के पिछड़ेपन का कारण है कि बिहार में गरीब लोगों की संख्या ज्यादा है, और बिहार की विधि व्यवस्था काफी खराब है। बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे यहाँ आती थी 2004 के आसपास, तो उनसे एक तरह से जबरदस्ती पैसा मांगा जाता था, क्या बोलते उसको हम लोग, फिरौती मांगा जाता था, उनके बच्चों को अपहरण कर दिया जाता था। विधि व्यवस्था अच्छी नहीं थी, अपराधियों का बोलबाला था बच्चों, जिसके कारण बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे यहाँ नहीं आना चाहती थी। और इसके अलावा जो सरकार थी वह सरकार भी कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से काम नहीं कर रही थी। ठीक, अब देखिए ये जो CSO है, CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय संख्यांकी संगठन, इसका काम है सर्वे करना बच्चों। सर्वे करती है और सर्वे करके विभिन्न तरह के आंकड़े तैयार करती है। तो ये जो CSO नामक संस्था है, इसने 2003-4 में बिहार की अर्थव्यवस्था के बारे में बताया था कि यहाँ की अर्थव्यवस्था नकारात्मक थी, नेगेटिव थी, -5.15। 2003-4 में बिहार डेवलप करने के बदले बच्चे नीचे और गिर रहा था। बिहार की अर्थव्यवस्था 2003-4 में बहुत खराब थी, नकारात्मक थी, बहुत नीचे गिर रही थी बच्चों। ठीक है,
और माइनस में चल रही थी, यानी विकास करने के बदले विनाश की ओर जा रही थी। ठीक है बच्चों, 2008-9 में जब सर्वे हुआ तो उन्होंने पाया कि बिहार की अर्थव्यवस्था जो है बच्चों नेगेटिव से पॉजिटिव हो गई, जो -5.15 थी वो 11.03% हो गई। समझे बच्चों, यानी इस ग्राफ से नीचे की रही थी वो ऊपर एक बार चलेगी, जो कि इंडिया की डेवलप के मामले में दूसरी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरी। इंडिया के मामले में, इंडिया में जैसे पहले नंबर में गुजरात होगी, गुजरात 11.05% के साथ नंबर 1 पे रहा, लेकिन बिहार जो है वह 11.03 यानी बंगाल, उड़ीसा, मद्रास सबको टपटे हुए बिहार जो विकास के मामले में था वह पूरे इंडिया में दूसरे नंबर में आ गया 2008-9 में, जो कि 2003-4 में वो नेगेटिव थी बच्चों, -5.15 थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बिहार डेवलप किया, बहुत ज्यादा डेवलप किया था। इसीलिए बिहार के विकास की जो स्थिति है इसको आश्चर्य की अर्थव्यवस्था कहते हैं। बिहार का जो डेवलपमेंट है बच्चों इसको हम लोग आश्चर्य की अर्थव्यवस्था कहते हैं। समझे क्यों कहते हैं? आपके माइंड में ये आएगा कि गुजरात 11.05% था और बिहार 11.03% था, बिहार तो नीचे था, फिर भी बिहार की अर्थव्यवस्था को आश्चर्य की अर्थव्यवस्था क्यों कहा गया? तो इसका एक रीजन यह है बच्चों कि गुजरात प्लस में था, यानी नीचा नहीं गिर रहा था, गुजरात का ग्राफ ऊपर नहीं उठ रहा था, वो और ऊपर उठ गया, बस यही अंतर है। ठीक है, लेकिन ग्राफ अगर देखिएगा गुजरात का इस तरह करके बढ़ा, लेकिन अगर बिहार का ग्राफ देखिएगा बच्चों तो वो नीचा से ऊपर बढ़ा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बिहार माइनस से नकारात्मक से सकारात्मक की ओर गया, नेगेटिव से पॉजिटिव बना। जो बिहार का विकास माइनस में चल रहा था वो प्लस में हुआ, ऐसा प्लस में नहीं है बच्चों, वो प्लस मतलब इतना डेवलप किया कि बिहार के जो है वह इंडिया के दूसरे राज्य में आ गया डेवलपमेंट के मामले में। ठीक है, तो इसीलिए बिहार की अर्थव्यवस्था को हम लोग चमत्कारी अर्थव्यवस्था या आश्चर्य की अर्थव्यवस्था भी कहते हैं बच्चों, क्योंकि गुजरात भले नंबर 1 में था लेकिन वो प्लस से प्लस हुआ, बट गुजरात बिहार जो है माइनस से प्लस हुआ। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग कुछ चीजों को गौर करते हैं कि जो बिहार का अर्थव्यवस्था था, बिहार की जो स्थिति थी, उस बिहार की स्थिति के पिछड़ेपन, पिछड़े होगा हम लोगों ने देख लिया। एक चीज तो देखा ना बच्चों कि बिहार की जो पिछड़ेपन का कारण क्या था, ये तो हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अगर बिहार का पिछड़ेपन का कारण, जैसे हम लोगों ने देखा बिहार के पिछड़ेपन के कारण में क्या था, जनसंख्या का बढ़ना, आधारभूत संरचना की कमी, कृषि पर निर्भर रहना और कृषि की स्थिति खराब होना, बिहार में सूखा और बाढ़ की समस्या दोनों का सामना करना, ये सब इसके बिहार की स्थिति के खराब होने का कारण था। बिहार का औद्योगिक विकास न होना, औद्योगिक क्षेत्र झारखंड में चला जाना, बिहार में गरीबी होना, बिहार की विधि व्यवस्था का खराब होना, ये सारे चीज बिहार की पिछड़ेपन का कारण था। ठीक है बच्चों, अब हम लोग समझेंगे कि अगर बिहार का पिछड़ेपन का ये कारण था तो बिहार के पिछड़ेपन को, मिस्टेक हो गया बच्चों, पर थोड़ा सा ध्यान दिया, बिहार के पिछड़ेपन को दूर कैसे किया जा सकता है? तो बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए बच्चों हम लोगों को सबसे पहले जनसंख्या कंट्रोल करना होगा। जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है उस तरह से कोई भी गवर्नमेंट रोजगार नहीं दे सकती बच्चों, एम्प्लॉयमेंट की कमी होगी, वो रोजगार नहीं मिलेगी। ठीक है, इसलिए अगर जनसंख्या को कंट्रोल किया जाएगा तो निश्चित तौर पे बिहार आर्थिक विकास के मामले में आगे होगा। तो अगर बिहार के पिछड़ेपन को दूर करना है सबसे पहले हम लोगों को जनसंख्या कंट्रोल करना होगा, उसके बाद बाढ़ पे भी नियंत्रण करना होगा, क्योंकि बाढ़ के कारण हर साल बिहार का बड़ा क्षेत्र डूब जाता है, फसलें बर्बाद हो जाती है और उसका विकास रुक जाता है। नए नए पुल, सड़कें सारे जो गवर्नमेंट बनाए रहते हैं वो टूट जाते हैं, पुल बह जाते हैं और इस कारण बिहार जो है बच्चों पिछड़ जाता है, क्योंकि वो अपने पैसे को फिर से उस रिकंस्ट्रक्शन बनवा देता है, दोबारा पुल बनाने में, दोबारा सड़कें बनाने में वो पैसे उनके खत्म हो जाती है। तो अगर बिहार के विकास को करना है तो बाढ़ को भी कंट्रोल करना होगा। ठीक है, कृषि के विकास करना होगा, क्योंकि बिहार में अब कुछ नहीं है, बिहार में केवल कृषि है और कृषि को डेवलप करके हम लोग बिहार का विकास कर सकते हैं, क्योंकि बिहार की अर्थव्यवस्था का आधार ही कृषि है। बिहार की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है, बिहार की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है बच्चों। अगर कृषि बिहार का फेलवर हो जाएगा
तो बिहार का डेवलपमेंट नहीं होगा। इसलिए बिहार की अर्थव्यवस्था में हम लोगों को अगर सुधार करना है तो कृषि को डेवलप करना होगा। इसके लिए उन्नत बीज, खाद आदि की व्यवस्था करनी होगी। और द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वो है सिंचाई। सिंचाई की व्यवस्था करनी होगी बच्चों। सिंचाई डेवलपमेंट होगा, सिंचाई की व्यवस्था हो जाएगी तो दक्षिण बिहार की भूमि का उपयोग हम लोग अनाज पैदावार में कर पाएंगे। ठीक है बच्चों। उद्योग का विकास करना होगा, क्योंकि उद्योग डेवलपमेंट होगा तो कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार मिलेगा और बिहार का विकास होगा। आधारभूत संरचना जैसे क्या, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन आदि का भी विकास करना होगा, क्योंकि जब तक आधारभूत संरचना नहीं डेवलप होगी तब तक उद्योग विकास नहीं होगा, फैक्ट्रियों का विकास नहीं होगा, नई नई फैक्ट्रियां, नई नई कंपनियां हमारे यहाँ नहीं आएंगी। तो अगर नई कंपनियों को लाना है तो हम लोगों को उद्योगों का विकास करना होगा। उसके अलावा बिहार में समस्या गरीबी भी है। गरीबी भी बहुत बिहार में लगभग 42% लोग गरीब है बच्चों। गरीबी रेखा के नीचे, बिलो प्रोवर्टी लाइन, बीपीएल, गरीबी रेखा के नीचे लगभग 42% लोग रह रहे हैं बच्चों। ठीक है, इनकी स्थिति को सुधारना होगा और तब जाके कहीं हमारे यहाँ गरीबी दूर होगी, तब जाके बिहार के लोगों की स्थिति बेहतर हो पाएगी बच्चों। उसके बाद शांति बनाए रखना होगा बच्चों। शांति भी जरूरी है। शांति बनाए रखना भी बहुत मोस्ट है बच्चों। शांति की व्यवस्था बनाए रखने की बिहार का अगर विकास करना है। उसके बाद स्वस्थ और ईमानदार प्रशासन का विकास करना होगा, क्योंकि जब तक सरकार स्वस्थ नहीं रहेगी, ईमानदार नहीं रहेगी, तब तक बिहार का विकास नहीं होगा। क्योंकि स्वस्थ और ईमानदार सरकार रहेगी तो बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे यहाँ आएंगी। विधि व्यवस्था, कानून व्यवस्था से उन्हें डर नहीं लगेगा, क्योंकि कानून व्यवस्था जब तक मजबूत नहीं होगी बच्चों, सरकार का जो है, सरकार पर जब तक लोगों को भरोसा नहीं होगा तब तक कंपनियां हमारे यहाँ नहीं आएंगी। उनको लगेगा कि सरकार जो है हमारे लिए कुछ व्यवस्था नहीं कर रही है। क्योंकि देखिए, जब भी बड़ी बड़ी कंपनियां आती है तो ये जो आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं बच्चों, अपराधी लोग जो होते हैं उनसे तरह तरह के, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, क्या बोलेंगे उसको, जैसे ये नहीं मांगना, रंगदारी, क्या रंगदारी मांगते हैं। ठीक है, अगर कंपनी लगाना तो रंगदारी दीजिए। और पुलिसिया व्यवस्था हमारे यहाँ अगर फेल हो जाएगी, सरकार सही ढंग से कानून व्यवस्था को बना के नहीं रख पाएगा, तो निश्चित तौर पर कंपनियां हमारे यहाँ आने से डरेगी और बिहार का विकास रुक जाएगा। इसके अलावा जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार को भी बिहार को ज्यादा से ज्यादा संसाधनों को या फंड वगैरह बिहार को ज्यादा देना होगा। क्यों? क्योंकि फंड से ही ना विकास होगा। केंद्र सरकार जो फंड देती है वो फंड को अगर बढ़ा देगी तो बिहार को ज्यादा मात्रा में पैसे मिलेंगे और ऐसी स्थिति में उस पैसे का उपयोग करके बिहार विकास कर सकता है। इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा कि समय समय पर बिहार के मुख्यमंत्री जी बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा का मांग भी करते हैं। विशेष राज्य का दर्जा मिलने से बच्चों राज्य को फंड ज्यादा मिलने लगता है। अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो राज्य को फंड ज्यादा मिलेगा। इसीलिए नीतीश जी समय समय पर विशेष राज्य का दर्जा बिहार को देने की मांग केंद्र से करते रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा, हमारे इंडिया में जम्मू कश्मीर को, पंजाब को, उत्तर पूर्व के राज्यों से मिजोरम, असम, नागालैंड, इन सब राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, जिसके कारण उन राज्यों को फंड ज्यादा मिलता है और वे राज्य डेवलप करना है बच्चों। और एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको अभी मैं बताने जा रहा हूँ, वह इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों? वह इंपॉर्टेंट चीज है कि बिहार और झारखंड के बारे में तो आप लोग जानते होंगे। जो झारखंड है वो झारखंड पहले आपका बिहार में था। ठीक है बच्चों, लेकिन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, ये 2011 लिखा गया है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हो गया बच्चों। और जितने भी खनिज संपदा थे वो सारे के सारे खनिज संपदा झारखंड में चले गए। ठीक है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हो गया और सारे के सारे खनिज क्षेत्र बच्चों कहाँ चले गए? झारखंड में चले गए। और झारखंड में खनिज क्षेत्रों के चले जाने के कारण बिहार में केवल उपजाऊ भूमि बच गई बच्चों, और नाम मात्र के उद्योग रहे नहीं, बहुत कम उद्योग रहे। बिहार में केवल उपजाऊ भूमि बच गई, केवल खेती योग्य भूमि बच गई और बिहार की अर्थव्यवस्था का आधार ही कृषि बन गया। उद्योग तो बिहार में नाम मात्र के गिने चुने, उनका भी कोई विशेष वैल्यू नहीं है। इस कारण बिहार जो बच्चों आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हो गया। आर्थिक दृष्टि से बिहार क्या हो गया बच्चों? पिछड़ गया। क्यों? इसका रीजन यही है
कि जो डेवलपमेंट है, जो फैक्ट्रियां हैं, वो सारे के सारे झारखंड में चले गए। पहले आप देख लीजिए बोकारो बिहार में था, पहले आप देख लीजिए जमशेदपुर बिहार में था। अगर देखिए तो सारे क्षेत्र जो थे बिहार में थे, बोकारो, झारखंड, पाकुड़, ये सारे एरिया बिहार में थे, जो अब झारखंड में चले गए। अब पूरा औद्योगिक क्षेत्र, कोयला, लोहा और वो जो चट्टानों से पत्थर वगैरह निकलता है, वो सारे के सारे क्षेत्र झारखंड में चले गए। उसके अलावा उत्तर बिहार में हर साल बाढ़ आता है और दक्षिण बिहार हर साल सूखा से परेशान होता है। उत्तर बिहार में हर साल बाढ़ आता है और दक्षिण बिहार में हर साल सूखा पड़ता है। दक्षिण बिहार में हर साल सूखा पड़ता है बच्चों। अतः कहीं ना कहीं बिहार जो है पिछड़ेपन का कारण रहा है। ये उत्तर बिहार के पिछड़ेपन का कारण रहा है, कारण होगा बच्चों, यहाँ कारण रहा है। ठीक है, ये जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़ापन का कारण है कि उत्तर बिहार हर साल बाढ़ का मार झेलता है और दक्षिण बिहार हर साल सूखा का मार झेलता है। ये सूखा और बाढ़ का चक्कर भी बिहार के विकास को बाधा पहुंचाती है। हम लोग जानते हैं कि 2008 में बिहार में भयंकर बाढ़ आई थी। नेपाल में कुशहा के पास जो बांध टूट जाने से बिहार में भयंकर तबाही बची थी, और ये कोसी नदी के कारण हुआ था बच्चों। कोसी नदी बिहार को 2008 में काफी तबाह किया था। और याद रखिएगा, कोसी नदी को बिहार का हम लोग शोक भी कहते हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। याद रखिएगा, कोसी नदी बिहार का शोक है बच्चों। और दामोदर नदी जो है वो बंगाल का शोक मानी जाती है। कोसी नदी कहा गई बिहार की, और दामोदर नदी कहा की शोक मानी जाती है बच्चों, बंगाल की शोक मानी जाती है। इस चीज को आप लोग माइंड में रखिएगा। कोसी बिहार और दामोदर बंगाल का शोक है। ठीक है, ठीक है बच्चों, कोसी को बिहार का, दामोदर को बंगाल का शोक माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा 2009 में बागमती नदी के कारण बिहार में भयंकर तबाही मची थी। ये बागमती नदी भी नेपाल से ही आती है बच्चों। तो 2008, 2009, उसके 2017 में सब जानते हैं कि बिहार में भयंकर बाढ़ आया था। तो कहीं ना कहीं बाढ़ और समय समय पर बाढ़ और सूखे की मार के कारण बिहार पिछड़ रहा है बच्चों। ठीक है, तो एक चीज और ध्यान दीजिएगा, बिहार एक बड़ा राज्य है और यहाँ की आबादी भी ज्यादा है। अतः भारत का विकास बिहार के विकास के बिना नहीं हो सकता है, क्योंकि बिहार का आबादी भी ज्यादा है और बिहार का एक बड़ा राज्य, बिहार एक बड़ा राज्य भी है। अगर भारत का विकास करना है तो बिहार का विकास जरूरी है, और बिहार का विकास का आधार खेती है। यानी बिना बिहार के विकास के भारत का विकास नहीं होगा, और बिहार के विकास का आधार क्या है बच्चों? खेती है। इसलिए खेती का पर हम लोगों को ध्यान देना होगा, खेती का विकास करना होगा, खेती को डेवलप करना होगा। खेती डेवलप होगा और बिहार का विकास संभव निश्चित तौर पे हो जाएगा। और खेती को डेवलप करने के लिए सरकार को सिंचाई का व्यवस्था करना होगा, बिजली की व्यवस्था करनी होगी, उन्नत खाद और बीज की व्यवस्था करनी होगी बच्चों। ये सब काम करके बिहार को और बिहार के कृषि को डेवलप किया जा सकता है। इसके अलावा उत्तर बिहार की नदियां, हम लोग जान रहे हैं कि उत्तर बिहार में प्रत्येक साल बाढ़ आती है, बहुत ज्यादा मात्रा में पानी उत्तर बिहार की नदियों में घुसता है, और दक्षिण बिहार की नदियों में सूखा पड़ता है, वहां पानी ही नहीं आता है। अगर हम उत्तर बिहार की नदियों को दक्षिण बिहार की नदियों से जोड़ दें तो निश्चित तौर पर जो नॉर्थ की नदियां हैं वो साउथ की नदियों में जाएंगी, उनका पानी साउथ की नदियों में जाएगा। उत्तर बिहार की नदियों का पानी दक्षिण बिहार की नदियों में जाएगा, और दक्षिण बिहार की नदियों में पानी पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगा, जिससे उत्तर बिहार में बाढ़ की भी समस्या का हल निकल जाएगा। इसलिए उत्तर बिहार की नदियों को दक्षिण बिहार की नदियों से जोड़ देना चाहिए, ताकि उत्तर की बिहार की जो ज्यादा पानी है, जो अधिक मात्रा में पानी निकल रहा है, वो दक्षिण बिहार में चल जाए, जिससे दक्षिण बिहार को पानी मिल जाए और उत्तर बिहार में बाढ़ का खतरा भी कम हो जाए बच्चों। कम होगा, काम निकल गया। तो ध्यान दीजिएगा, ये सब कुछ काम है जिसको करके कहीं ना कहीं हम लोग सूखे की समस्या का समाधान कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गया आप लोगों को कि अगर हम लोगों को बिहार का विकास करना है तो कहीं ना कहीं हम लोगों को सिंचाई की व्यवस्था करनी होगी, बिजली की व्यवस्था करनी होगी, उन्नत खाद और बीज की व्यवस्था करनी होगी। और उत्तर बिहार जो कि बाढ़ से परेशान है और दक्षिण बिहार सूखा से परेशान है, इनके नदियों को जोड़ देना होगा, जिससे उत्तर बिहार में जो बाढ़ के कारण ज्यादा मात्रा में पानी आता है वो दक्षिण बिहार की नदियों में ट्रांसफर हो जाएगा, जिससे दक्षिण बिहार की नदियों को पानी मिल जाएगा। और उत्तर बिहार की नदियों का पानी दक्षिण बिहार में चला जाने से उत्तर बिहार में बाढ़ का खतरा भी
कम हो जाएगा। सरकार अगर ये बुद्धि को अपनाती है तो कहीं ना कहीं बाढ़ और सूखा दोनों की समस्या का समाधान होगा। पर इसमें फंड ज्यादा चाहिए, पैसे की ज्यादा जरूरत होगी, जिसे करने के लिए सरकार जो है थोड़ा सा परहेज कर रही है, क्योंकि उतना पैसा बिहार के फंड में नहीं है। जब तक पैसा नहीं आएगा तब तक इतना बड़ा काम नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए बिहार सरकार को जमीन लेनी होगी, निजी लोगों की जमीन लेने होंगे, उनका मुआवजा देना होगा, और बहुत लंबी परियोजना बच्चों, बहुत ज्यादा पैसा नहीं है। ठीक है, कुछ और चीजें समझते हैं। बिहार में दक्ष संसाधन यानी टैलेंटेड संसाधन और उपयोगी संसाधन की कमी है। दक्ष संसाधन मतलब मानव संसाधन। बिहार के मजदूर, कारीगर, इंजीनियर, टेक्नीशियन, ये सब बहुत कुशल है बच्चों, और मेहनती भी होते हैं बिहार के लोग। तो बिहार में दक्ष संसाधनों की कमी नहीं है। हम सभी जानते हैं कि बिहार के मजदूर पंजाब में कृषि का काम करते हैं, यानी बिहार के मजदूर पंजाब में जाकर खेती करते हैं, पंजाब में पैदावार बढ़ाते हैं, और पंजाब के लोगों को परिपूर्ण बनाते हैं खेती के मामले में। ठीक है, साथ ही साथ देश के सूचना और प्रौद्योगिकी के विकास में भी बिहार के लोगों का बहुत योगदान है। तो बिहार के लोगों में कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है, दक्षता की कमी नहीं है, बस बिहार के पास सुविधाएं नहीं है, संसाधन नहीं है, बिहार के पास पैसे की कमी है, बिहार के पास विधि व्यवस्था की कमी है, शिक्षा की कमी है। अगर ये सब की व्यवस्था बिहार बेहतर तरीके से कर दे तो निश्चित तौर पे जो बिहार है वह डेवलप करेगा, और वह आज एक विकसित और परिपूर्ण तथा शक्तिशाली राज्य के रूप में उभर सकता है। बच्चों, बिहार में अगर कृषि का विकास होगा तो कृषि जनित उद्योग भी बढ़ेंगे। हम सब जानते हैं कि बिहार की जो है वह एग्रीकल्चरल है, एग्रीकल्चर पर आधारित है। अगर बिहार में एग्रीकल्चर का विकास होगा तो कृषि जनित उद्योग, यानी कृषि जनित उद्योग वो उद्योग होते हैं जिसका कच्चा माल खेती से प्राप्त होता है, कृषि से प्राप्त होता है, जैसे सूती वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग। क्योंकि सूती वस्त्र उद्योग के लिए कपास चाहिए, जूट उद्योग के लिए जूट यानी पटुआ चाहिए, सॉस और अचार बनाने के उद्योग के लिए आम, केला और कटहल, मिर्च वगैरह चाहिए। ये सारे के सारे उद्योग जो है बच्चों कृषि उद्योग है। पापड़ उद्योग भी इसमें शामिल हो सकता है। तो अगर बिहार, तो हम लोग जान ही रहे कि कृषि आधारित राज्य है, बिहार कृषि आधारित राज्य है, बिहार में ज्यादातर भूमि कृषि योग्य है। अगर बिहार गवर्नमेंट कृषि का विकास करेगी तो निश्चित तौर पे बिहार में कृषि आधारित उद्योग भी डेवलप होंगे, और कृषि आधारित उद्योग डेवलप होंगे तो बिहार के लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, एक तो उद्योग से भी मिलेगा, खेती से भी मिलेगा। और कृषि जनित उद्योग या कृषि आधारित उद्योग वो उद्योग होते हैं जिसका कच्चा माल, रॉ मटेरियल खेती से, कृषि से प्राप्त होता है। जैसे अगर सूती कपड़ा का उद्योग खोला जाए तो रॉ मटेरियल कपास है, कपास प्राप्त करने के लिए खेती करना होगा। अगर हम लोग जूट उद्योग खोलते हैं तो रॉ मटेरियल हमारा जूट है, तो जूट की खेती बढ़ेगी। अचार बनाने का उद्योग खोलते हैं तो इसमें भी कृषि का डेवलपमेंट होगा। तो कुल मिलाकर के ये सारे काम करके अर्थव्यवस्था की दृष्टिकोण से बिहार का विकास किया जा सकता है बच्चों, यानी बिहार के पिछड़ेपन को दूर किया जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं गरीबी रेखा, जिसको हम लोग कहते हैं पॉवर्टी लाइन। ठीक है बच्चों, गरीबी रेखा क्या है, पॉवर्टी लाइन क्या है? तो याद रखिएगा, योजना आयोग ने एक निश्चित सीमा बनाई है, एक निश्चित सीमा बनाई है जिसके नीचे रहने वाले लोगों को गरीब कहा गया है बच्चों। योजना आयोग के द्वारा एक निश्चित सीमा बनाई गई है, और जिसमें यह कहा गया है कि जो भी लोग इसके नीचे रह रहे हैं वे लोग क्या है बच्चों, गरीब की श्रेणी में आते हैं। ये पॉवर्टी लाइन बनाने वाला काम कौन करता है? योजना आयोग करता है। ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा। यानी जिस रेखा के, जिस मानदंड के नीचे रहने वाले लोग गरीब कहलाते हैं बच्चों, उसे हम लोग कहते हैं गरीबी रेखा। योजना आयोग के द्वारा एक निश्चित सीमा बनाई गई है जिसके नीचे रहने वाले लोगों को गरीब कहा जाता है बच्चों, और यही गरीबी रेखा कहलाती है। यानी जिसके नीचे रहने वाले लोग क्या है? गरीब है। यानी अगर कहा जाए तो गरीबी रेखा एक मानदंड है जो प्रति व्यक्ति उपलब्ध कैलोरी और प्रति माह खर्च को माना गया है। गरीबी रेखा का मानदंड क्या था? देखिए, एक चीज तो समझ गया कि अगर एक निश्चित लाइन है, उसके नीचे रहने वाले लोग गरीब है, तो इस लाइन को हम क्या कहेंगे? गरीबी रेखा। यानी मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति 5,000 रुपया महीना कमाता है,
तो मान लिया जाए कि मान लेते सब 5,000 रुपया महीना कमाने वाला व्यक्ति जो नॉर्मल उससे नीचे वाले गरीब है, तो कोई भी व्यक्ति अगर 4,999 रुपया भी कमाता है तो वह गरीबी की से भी मतलब गरीबी रेखा के नीचे आएगा, बीपीएल में आएगा। ठीक है बच्चों, तो वह एक निश्चित लाइन माना गया है जिसको हम लोग गरीब कहते हैं। ठीक है, जिसके नीचे रहने वाले लोगों को गरीब कहते हैं। अगर एक्चुअल में गरीब की परिभाषा समझा जाए तो गरीब वह व्यक्ति होते हैं जो अपनी दैनिक आवश्यकता को पूरा न कर सके, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा की आवश्यकता को सही ढंग से अगर कोई व्यक्ति पूरा नहीं कर पा रहा है तो वह व्यक्ति क्या है बच्चों, गरीब है। ठीक है, अब योजना आयोग ने गरीबी रेखा का मानदंड क्या तैयार किया है, तो योजना आयोग ने गरीबी रेखा का मानदंड तैयार किया है उपलब्ध कैलोरी। कैलोरी एनर्जी का मात्रक होता है जो हमको भोजन से प्राप्त होता है, यानी उपलब्ध भोजन और प्रतिमाह आय, जो प्रतिमाह आय ने खर्च, प्रतिमाह आप कितना खर्च करते हैं, इस दो चीजों को गरीबी रेखा का मानदंड माना गया है कि एक महीने में आप कितना खर्च करते हैं, ये गरीबी रेखा का मानदंड है, या एक दिन में आप कितना भोजन प्राप्त करते हैं, यह गरीबी रेखा का मानदंड है। जैसे माना गया कि गांव में अगर कोई व्यक्ति 2400 कैलोरी से कम भोजन ले रहा है और शहर में 2100 कैलोरी से कम भोजन ले रहा है प्रतिदिन, ठीक है, तो वह व्यक्ति जो है गरीब है। यानी ग्रामीण इलाके में अगर व्यक्ति, देखिए ग्रामीण इलाके के लोगों को ज्यादा मात्रा में भोजन चाहिए क्योंकि उनको ज्यादा काम करना है, ज्यादा मेहनत करते हैं। तो गांव के इलाके में अगर कोई भी व्यक्ति को 2400 कैलोरी से कम भोजन मिल रहा है, यानी माना जाता है कि वो व्यक्ति पूरा खाना नहीं खा रहा है, उसको जितना भोजन की जरूरत है उतना भोजन नहीं मिल रहा है। और कभी भी कोई व्यक्ति आधा पेट खाना कम खाता है, गरीबी के कारण। तो इस कंडीशन को गरीबी माना गया है कि ग्रामीण एरिया में अगर किसी व्यक्ति को 2400 कैलोरी से कम भोजन मिलता है और शहरी एरिया में 2100 कैलोरी से कम भोजन प्रतिदिन मिल रहा है तो वो व्यक्ति क्या है बच्चों, गरीब है। तो कैलोरी मापदंड के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी को गरीबी रेखा का मानदंड माना गया है। उसी तरह शहरी क्षेत्र में 2700 रुपया प्रति माह से कम खर्च करने वाले, यानी अगर कोई व्यक्ति 2700 बोलिए मिस हो गया, 1407 रुपया एक माह से 1407 रुपया प्रति माह से कम खर्च करता है तो वह व्यक्ति गरीब है शहर में। और गांव में अगर कोई व्यक्ति 972 रुपया से कम खर्च करता है तो वह व्यक्ति गरीब है। एक महीना में अगर कोई व्यक्ति, क्योंकि खर्च कब करेगा, खर्च तभी करेगा जब आपके पास इनकम होगा। ठीक है, और शहरों में ऐसे भी जान के रखिए खर्च ज्यादा है, बिजली बिल ज्यादा है, पानी का बिल लगता है। ठीक है बच्चों, तो बहुत सारे खर्च शहर में ज्यादा होते हैं। तो इसलिए शहरों में माना गया है कि अगर कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति अगर आपके परिवार में 5 आदमी है तो 7,000 रुपया महीना लगभग हो गया, 7,700, 5 आदमी है तो 1407 को 5 से गुना कर दीजिए, 7,035 रुपया। अगर एक परिवार में 5 मेंबर है और परिवार में कमाने वाला एक व्यक्ति है, वह 7,035 रुपया से कम कमाता है तो वह व्यक्ति क्या है बच्चों, गरीब है। क्योंकि शहर में यही 972 को आप 7 से 5 से गुना कर दीजिए, ठीक है, जितना होगा उससे कम कमाता है तो वह गरीब है। क्योंकि जो गांव है बच्चों, गांव में लोगों की जरूरतें कम होती है इसीलिए इसको कम माना गया है, और शहर में लोगों की जरूरतें ज्यादा होती है इसलिए इसको ज्यादा माना गया है। ठीक है, तो दो मानदंड हो गया गरीबी रेखा को निकालने का, एक कैलोरी हो गया, ग्रामीण एरिया में 2400 कैलोरी और शहरी एरिया में 2100 कैलोरी से कम भोजन मिलने वाले व्यक्ति को, कम भोग करने वाले व्यक्ति को गरीब माना गया है। और उसी तरह शहरी क्षेत्र में अगर कोई 1407 रुपया प्रति माह से कम खर्च करता है और ग्रामीण क्षेत्र में 972 रुपया प्रति माह से कम खर्च करता है तो वो व्यक्ति गरीब है। और याद रखिए, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को बीपीएल कहा गया है, बिलो पॉवर्टी लाइन में माना गया है। जो व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं उसको बीपीएल कहा गया है, बिलो पॉवर्टी लाइन में उसको रखा गया बच्चों। ठीक है, बीपीएल का मतलब होता है गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को बीपीएल कहा जाता है और गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को एपीएल कहता है, यानी एबव पॉवर्टी लाइन। जो व्यक्ति गरीबी रेखा के ऊपर रहते हैं उसको एपीएल, और जो व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं उसको बीपीएल कहा जाता है। बीपीएल जो याद रखिए, बीपीएल धारी लोगों को सरकार सुविधाएं देती है क्योंकि वह व्यक्ति जो है गरीबी रेखा के नीचे रह रहा है, यानी वह ऐसा व्यक्ति है जो अपनी दैनिक जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रहा है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं, आगे कुछ चीजों को समझे बच्चों। अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट है जिसका नाम था कुजनेट। कुजनेट ने कहा है कि गरीबी कैंसर की तरह होती है बच्चों।
कुजनेट का मानना है कि गरीबी कैंसर रोग की तरह होती है। जिस तरह कैंसर शरीर के किसी खास अंग में होता है और एक छोटे से भाग में होता है और पूरे शरीर को विषाक्त करके व्यक्ति की जान ले लेता है, उसी प्रकार गरीबी अगर किसी देश में कहीं भी हो गई, पूरे देश में किसी भी कोने में गरीबी हो गई, तो वो पूरे देश को बदनाम कर देती है, पूरे देश को पीछे कर देती है। यानी माना जाता है कि उस देश में गरीबी है। यानी कुजनेट का कहना है कि गरीबी कैंसर रोग की तरह, जिस तरह कैंसर शरीर के किसी एक भाग में होता है और एक छोटे से भाग में होता है और उस पूरे शरीर को विषाक्त कर देता है, पूरे शरीर का जान ले लेता है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसी तरह गरीबी भी कहीं ना कहीं शहर के मतलब देश के किसी एक छोटे से हिस्से में उत्पन्न होता है, अब पूरे देश की अर्थव्यवस्था को पीछे कर देता है। बच्चों, ये कुजनेट का कहना है कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है। सरकार द्वारा गरीबी दूर करने के लिए योजनाएं चलाई जा रही है। बच्चों, सरकार गरीबी दूर करने के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रही है। जैसे आप देख लीजिए लास्ट टॉपिक हम लोगों का, जैसे कि मान लीजिए सरकार गरीबी दूर करने के लिए पीडीएस सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सार्वजनिक वितरण प्रणाली चला रही है, जिसका उद्देश्य होता है लोगों को खाने के लिए उचित कीमत पर चावल, गेहूं और अन्य पदार्थ उपलब्ध करना, जिसको हम लोग अपने गांव की भाषा में कहते हैं कोटा। ठीक है बच्चों, कोटा डीलरशिप। ठीक है, सरकार ने कोटा डीलरशिप या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को डेवलप किया है, जहां सरकार जो है चावल, गेहूं और खाने पीने की अन्य वस्तुओं को बहुत कम कीमत पर उपलब्ध करा रही है, जिससे गरीब से गरीब लोग भी उस सामान को खरीद सके। बच्चों, उसके बाद अंत्योदय जो होता है, जिनकी स्थिति समाज में सबसे खराब होती है, जो बहुत गरीब होते हैं, सबसे पिछड़े होते हैं, उनके लिए ये मुफ्त व्यवस्था कराते हैं बच्चों। ठीक है, उसके अलावा सरकार ने नरेगा की शुरुआत की, बीबीआई पॉइंट इसको ध्यान दीजिएगा। नरेगा NAREG है, जिसका फुल बहुत है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ये नरेगा की शुरुआत सरकार द्वारा, बिहार सरकार द्वारा नहीं बल्कि केंद्र सरकार द्वारा भी नरेगा की शुरुआत की गई है। नरेगा के अंतर्गत क्या होता है, गांव में रोजगार देने के लिए योजना चलाई गई है। नरेगा योजना गांव के रोजगार के लिए चलाई गई है बच्चों, और इसके लिए सरकार ने ग्रामीण मजदूरों को एक वर्ष में 100 दिनों के लिए रोजगार देने की गारंटी दी है। सरकार वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी उन्हें देती है, और इस 100 दिनों में उनको न्यूनतम मजदूरी देती है, क्योंकि गांव के लोगों को सालों भर नौकरी काम नहीं मिलता है। वर्ष में उनको 2 से 3 से 4 महीने बेकार रहना पड़ता है। इस 3 से 4 महीने के लिए सरकार वादा करती है कि वो उसको रोजगार देगी, और इसके लिए वो उसको न्यूनतम मजदूरी देती है। इसी को हम लोग कहते हैं नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। और इसके तहत सरकार ग्रामीण इलाके में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देती है बच्चों, और उसके लिए सरकार उसे प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम मजदूरी भी देती है। इस तरह हमारा जो ये चैप्टर है बच्चों समाप्त होता है। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, फायदा दिला रहा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दीजिएगा बच्चों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक करने में कंजूसी मत दिखाइएगा बच्चों, क्योंकि आपका लाइक और आपका सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने के लिए बच्चों। इसी के साथ हम अपना ये वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। Yeah.